चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7। डेट है आज 20 नवंबर। और चैप्टर है हमारा 2। बेसिकली हमारा चैप्टर 2 इन डिटेल रिलेट करता है किसके साथ? डाटा गवर्नेंस के साथ। और डाटा गवर्नेंस से मुराद वो डिफरेंट एक्टिविटीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करनी चाहिए, इसलिए ताकि वो डाटा को सिक्योर और एक्यूरेट कर सके, ताकि उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिले उसकी बेस पे हमारी डिसीजन जो है वो एक्यूरेट होने चाहिए। तो इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज हम पढ़ चुके थे। लास्ट में हमने जो पिछले लेक्चर में हमने मेटा डाटा मैनेजमेंट कहा था। तो मेटा डेटा मैनेजमेंट से मुराद क्या है कि जो आपका डाटा है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको भी प्रॉपरली एनालाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से आपको रखना चाहिए। जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह की डाटा मेटा हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव मेटा डाटा हो सकता है आपका डिस्क्रिप्शन की फॉर्म के अंदर। मतलब आप कॉलम, हेडिंग्स, टाइटल्स, ऑथर्स, उनके नेम से आप डाटा का कंटेंट या टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स या लिस्ट बना सकते हैं। इस तरह स्ट्रक्चर मेटा डाटा डिफाइन हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, डेटाबेस स्कीमा, फाइल स्ट्रक्चर। बेसिकली फ्लो चार्ट की शेप में हो सकता है। देखें, जिस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी जो मैनेजमेंट होती है उसके बारे में डाटा कि ये मैनेजमेंट का हमारे यहाँ फ्लो चार्ट कहाँ पे है। मतलब टॉप पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके नीचे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, जो हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि किस तरह पड़ा हुआ है हमारे यहाँ डाटा, सेव किस तरह से। इसी तरह फिर इनके फर्दर नीचे मजीद हो सकते हैं। तो ये स्कीम है जिसके अंदर हम डाटा सेव कर रहे हैं। जिस तरह कल मैंने एक्सेल में आपको बताया था कि हमने दो टेबल्स की फॉर्म के अंदर डाटा सेव किया था और उनका आपस में एक रिलेशनशिप मेंटेन किया था, तो आपने ये भी साथ में इस फॉर्म में भी डाटा मेटा डाटा मेंटेन कर सकते हो। और एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डाटा क्या होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजिंग डाटा, फिजिकली एक्सेस परमिशन के। अगर आपको जिस तरह कभी सरकारी इदारों में आपको जाना हुआ है डिग्री शिग्री लेने के लिए या किसी काम के लिए किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना हो, तो वहां पे आप जाएंगे तो वो कहेंगे इस पे साइन जो है एक पूरी आपको, अच्छा जिस तरह आप आई क्या पे रजिस्टर कराते हैं अपने आप को, तो पहले पूरी एक आपको प्रोसीजर बता दी, लिस्ट बता दी जाती है। और साथ में ये भी होते हैं कि अगर आपको एग्जामिनेशन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किस बंदे को कांटेक्ट करना है, उसका नंबर क्या है और उसकी एक्सटेंशन क्या है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट है, उनके नंबर, एजुकेशन जो एक्सटेंशन हैं या उनके बारे में डिटेल। तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर डाटा होता है कि किस बंदे के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है और किसको एक्सेस है उस इंफॉर्मेशन तक। आपने अगर फीस की डिटेल लेनी है तो आप वकास साहब के पास जाएंगे, टाइम टेबल की डिटेल लेनी है तो किसके पास जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इस सारी डिटेल को एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डाटा कहा जाता है। तो बेसिकली मेटा डाटा की कितनी टाइप्स हैं? तीन तीन टाइप्स है। डिस्क्रिप्टिव मेटा डाटा, स्ट्रक्चरल मेटा डाटा। डिस्क्रिप्टिव मेटा डाटा जो उसके अंदर आपने लिखा है, नाम, वर्डिंग की फॉर्म में जो आपने उसके बारे में चीजें सेव किया। स्ट्रक्चरल मेटा डाटा जो फ्लो चार्ट्स आपने बनाए होंगे या शेप है, या जिस तरह आपकी लैब के अंदर लाइब्रेरी है उसके अंदर बुक्स पड़ी हैं तो वो किस अरेंजमेंट में पड़ी हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, किस ऑर्डर में। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डाटा कि किसकी एक्सेस कहाँ तक है, कौन सा शख्स किसके पास क्या चीज मिलनी है, किस जगह पे जाके मिलनी है। तो ये बेसिकली मेटा डाटा था, उसकी मैनेजमेंट भी हमारी डाटा गवर्नेंस का एक पार्ट होता है। अगला डाटा गवर्नेंस। अच्छा, डाटा गवर्नेंस करनी किसने होती है, पहले मुझे ये बताएं। डाटा गवर्नेंस किसने करनी होती है, इंश्योर किसने करनी है? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन? बहुत सारे लोग होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डाटा स्टूवर्ड्स तो एजेंट होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन आगे फिर किसको ये असाइन करती है? डाटा ऑनर्स को, जो कि ये परफॉर्म करते हैं किनको यूज करते हुए? डाटा स्टूवर्ड्स को। नीचे अपने स्टूवर्ड्स रखते हैं, एजेंट्स रखते हैं जो ये परफॉर्म कर रहे होते हैं टॉप मैनेजमेंट की बेस के ऊपर, जिन्हें डाटा ओनर्स कहा जाता है। और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने साइन की होती है? ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन की होती है। तो लिहाजा उनका मैनेजमेंट का डाटा गवर्नेंस के अंदर एक काम ये भी है कि वो लॉज और रेगुलेशन, मैंने कहा डाटा गवर्नेंस दो तरह की थी, कंपल्सरी और वॉलेंट्री। स्टैट्यूटरी या वॉलेंट्री, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज, स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली बनाए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंट्स ने, उनको तो लाजमी फॉलो करना ही करना होता है। और साथ में बाकी सारी चीजें वॉलेंट्री भी करनी होती है। जैसे मेटा डाटा मैनेजमेंट के ऊपर किसी तरह की कोई गवर्नमेंट के रेगुलेशन मौजूद नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन ने मेटा डाटा मैनेज नहीं करना, करना है। तो वॉलेंट्री भी, और जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी उन्होंने अप्लाई करने, तो उनके साथ भी कंप्लायंसेस करनी होती हैं। तो लिहाजा डाटा रेगुलेशन के साथ भी कंप्लायंस करनी होती है। कंप्लायंस विद डाटा रेगुलेशन इज द cornerstone of data governance. Organization must navigate a complex landscape of global and
लोकल रेगुलेशन। अब जो जो रेगुलेशन आपने फॉलो करने होते हैं, क्या वो सिर्फ पाकिस्तान के? नहीं, वो इंटरनेशनल भी हैं और लोकल भी हैं। इंटरनेशनल इदारे, जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर अकाउंटिंग करते हैं, किन रूल्स के ऊपर करते हैं? आईएफआरएस। क्या सिर्फ आईएफआरएस फॉलो करते हैं? नहीं, साथ कंपनीज एक्ट 2017 भी फॉलो होता है। तो लिहाजा इंटरनेशनल भी फॉलो करते हैं और लोकल भी फॉलो करते होते हैं। अब इंटरनेशनल जो रेगुलेशन है वो जरूरी नहीं है कि किसी गवर्नमेंट ने बनाए, किसी इदारे के भी हो सकते हैं। जैसे आईएफआरएस किसी गवर्नमेंट ने बनाया क्या? आईएफआरएस क्या अमेरिका ने बनाया या बरतानिया ने बनाया? किसने बनाया? आईएफआरएस किसने बनाया? सोचें। गरीबों, अभी तक ये नहीं पता आपको? आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट जो है, उसने बनाया आईएफआरएस। क्या वो कोई गवर्नमेंट है? नहीं, वो एक इदारा है, रेगुलेटरी बॉडी है जो अकाउंटेंट्स को डील करती है। तो उसको भी आपने फॉलो करना होता है। तो कौन कौन से नॉर्मली रेगुलेशन है जो पाकिस्तान के अंदर आपको फॉलो करने होते हैं? स्टेट बैंक ने बनाए हुए हैं, जिनका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क, रूल्स एंड रेगुलेशन, शाबाश, जो स्टेट बैंक ने बताए हुए हैं। इसी तरह एसईसी भी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो तो जाहिर सी बात है कि रेगुलेटरी बॉडी है कंपनी की, उसने भी गाइडलाइन बनाई हुई साइबर सिक्योरिटी की। इस तरह प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पूरा आपका बिजनेस लॉ का अंदर पड़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना? आखिरी 3 चैप्टर जो थे उनमें एक था प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। पूरे का पूरा एक्ट मौजूद है, आपने इसको भी फॉलो करना है। ये गवर्नमेंट नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, और ये भी ऑर्डिनेंस है। तो लिहाजा ये वो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारी गवर्नमेंट है। इसके अंदर वो लॉज एंड रेगुलेशन नहीं है जो इंटरनेशनली हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं, स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, वो हम कहीं पे आगे चल के भी देखेंगे। तो ये वो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज या हमारे मुल्क ने या हमारी गवर्नमेंट ने बना के दिए हुए हैं, और जिन्हें हर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना होता है? फॉलो लाजमी करना होता है। समझ आ गई? तो ये भी एक काम किसका है? डाटा गवर्नेंस का। किन्होंने करना होता है ये? डाटा ऑनर्स और डाटा स्टुअर्ड ने मिलकर ये। डाटा गवर्नेंस की नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप इनको भी यूज कर सकते हैं अपने डाटा को प्रॉपरली मैनेज और सिक्योर करने के लिए। मुख्तलिफ तरह की आर्टिफिशियल एआई एंड मशीन लर्निंग, आजकल तो एआई है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह आपके सामने ये बुक मौजूद है, या मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर ट्रेन करना पड़ता है पहले आप अपने मॉडल को, वो आगे एक चीज आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी की अकाउंटिंग करता हूँ, बुक कीपिंग करता हूँ, तो मेरे पास वो इनवाइसेस भेजता है और उनको मैंने टाइप करना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने चैट जीपीटी को पिछला 1-2 महीने लगा के ट्रेन किया, उसको सारी इनवाइसेस बताई। फिर मैंने बताया कि इस तरह की जो इनवाइस है मैं इन इन हेड्स के अंदर इनको पोस्ट करता हूँ, डेबिट करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ, और अमाउंट में इस तरह लिख देता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास जो अकाउंटिंग एंट्रीज हो रही थी, हमारे कॉलेज की भी देखे तो 80% रिपीट होती है हर महीने। वही खर्चे हैं डेली के, चाय पानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यही चीजें, कोई इक्का दुक्का एंट्रीज होती है जो हमें करनी पड़ती है। मैं एक एक इनवाइस जब एंटर करने बैठता हूँ तो मुझे सारा टाइप करना पड़ता है। तो मैंने चैट जीपीटी को बार बार बता बता के उसे ट्रेन किया हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास कोई इनवाइसेज आती है मैं उन्हें उठाता हूँ, मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं चैट जीपीटी में डालता हूँ पिक्चर्स को, और उन्हें कहता हूँ कि मुझे एक्सेल शीट के अंदर इनकी एंट्री बना दो। वो मुझे बना के दे देता है, मैं उसको दोबारा से चेक कर लेता हूँ, और 90% उसने ठीक की होती है। कोई एक दो इनवाइसेज नहीं होती, उन्हें समझ नहीं आती, तो उसको मैं खुद अलॉट कर देता हूँ। तो बेसिकली अब ये पूरी पूरी डाटा गवर्नेंस में किससे करा रहा हूँ? ऐसी, जहां मुझे पूरा दिन लगता था उन इनवाइसेज को पुट करने में, अब 5 मिनट के अंदर मुझे ये एक्सेल शीट बना के दे देती है, मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने मेन लेजर्स के अंदर जहां पे मैंने करना होता है। इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या थी? कल हमने देखा है कि बेसिकली वो जो डाटा होता था वो सारा एक ही जगह पे चंद लोगों के हाथ में होता था, और सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बड़े पंगे होते थे, और एक्सेस लेना अजाब होता था। और अभी भी देखें कि अगर आप मैनुअली चेक जाके पेमेंट करना शुरू करें तो आपको 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। तो उस सारा को खत्म कर दिया गया, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाएगी कि जितने भी स्टोरेजेस है उनको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए। हर बंदे को उसकी लिमिटेड एक्सेस उसके पास मौजूद होनी चाहिए, और जो भी ट्रांजेक्शन हो उनकी ऑथराइजेशन सारा कुछ कंप्यूटर सिस्टम से हो रहा हो, ताकि किसी किस्म की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के मसले भी ना। इस तरह तीसरी चीज, डाटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मौजूद है, टूल लाइक कोलिब्रा, इन्फॉर्मेटिव, मुख्तलिफ तरह के ये टूल है जो बेसिकली डाटा गवर्नेंस के ऊपर पॉलिसीज बनाते हैं, मेटा डाटा के खुद ही कैटलॉग मैनेज कर देते हैं, और खुद ही वो आपकी टेबल ऑफ कंटेंट बना देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये किस तरह होता है। एक छोटी सी चीज वर्ड के अंदर हम देखते हैं, एमएस ऑफिस के अंदर हमने ये चीज की भी है, टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना। देखा लेक्चर में से किसी ने टेबल ऑफ कंटेंट वाला? उसमें क्या होता है कि हम पूरी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, बस हम फॉर्मेट करते जाते हैं, हेडिंग 1 2 3, एट द एंड जब हमने उसका मेटा डाटा बनाना होता है
तो सिंपल हम क्या करते हैं, उसकी इंसर्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट और वो खुद हमें मेटा डाटा जनरेट करके दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ABCXYZ, कोई भी वह ये हेडिंग्स है, मैं हेडिंग्स डाल रहा हूँ, तो मैंने इनको फॉर्मेट करना है। इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ हेडिंग 1, इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ हेडिंग 1, नहीं चलो इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ हेडिंग 2, इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ हेडिंग 3, इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ हेडिंग 4 या 3 या 2 कर लो इसे। तो ये मैंने मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग डाली हुई है। मैंने एक पूरी किताब लिखी, उसके अंदर की सारी हेडिंग, ये हो सकता है 300 पेजेस की बुक है, 400 पेजेस की बुक है। अब मुझे एट दैट मेटा डाटा करना है, तो मैं सिंपल जाऊंगा रेफरेंस के ऊपर और वहां पे जाके, अच्छा भाई, टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करूंगा। ये देखिए, जिसमें मुझे कंटेंट की हेडिंग 1 पहली लेयर पे आ रही है, हेडिंग 2 सेकंड लेयर पे, हेडिंग 3 थर्ड लेयर पे, फिर ये नीचे वाली हेडिंग 2 थी सेकंड लेयर। तो उसने मुझे टेबल ऑफ कंटेंट खुद बना के दी। मैं सिर्फ डाटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि जो चीज मैं बना रहा हूँ आगे देखिए पेज नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर मैं पेज नंबर चेंज करता हूँ इसके, फॉर एग्जांपल इसको मैं ले जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, उससे अगली हेडिंग ले जाता हूँ मैं, उससे भी नेक्स्ट पेज पे, उससे अगली हेडिंग भी ले जाता हूँ मैं, उससे भी नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो अब मैं वापस आता हूँ, अब देखें कौन सी हेडिंग किस पेज पे है, या तो मैनुअली मैं बैठ के यहाँ पे लिखूं, और दूसरा तरीका क्या है, अपडेट टेबल। ओके, अब देखें पेज नंबर खुद अपडेट हो गया आगे से। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सी एजम्पशन दी है कि जिस एमएस ऑफिस हमें किस तरह से डाटा को मैनेज करने के लिए, उसका मेटा डाटा बनाने के लिए, उसकी तरतीब बनाने के लिए सपोर्ट देता है। तो वो तो पूरे पूरे प्लेटफॉर्म है जिनका काम ये होता है, जिसके अंदर आप डाटा इंटर करते हैं, वो खुद ही उसका मेटा डाटा बना रहे होते हैं, पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं, रिलेशंस बना रहे होते हैं, टेबल्स बना रहे होते हैं, वो सारा कुछ खुद कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की आप कह सकते हैं एप्स है, डाटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। उसके बाद प्राइवेसी एक्सचेंज कंप्यूटेशन टेक्निक्स लाइक होमोफोरिक इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन जो है ना, दो तरह की होती है। एक जो नॉर्मली हम अपनी इंक्रिप्शन करते हैं, और एक होती है होमोफोरिक। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, जैसे मैं आपको मैसेज भेजूंगा वो इनक्रिप्ट हो जाए, मतलब दरमियान में कोई बंदा बैठा है उसे नहीं पढ़ सकेगा, और जब आप तक जाएगा मैसेज तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट होगा, डिकोड होगा, और आप उसे पढ़। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाटा सेव किया हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर, और मैंने सारा इनक्रिप्ट करके रखा हुआ। अब मैंने उस डाटा के अंदर कोई चीज चेंज करनी, मेरे पास दो ऑप्शन, या तो ये ऑप्शन है कि पहले मैं उस पूरे डाटा को डिक्रिप्ट करूं, उसके अंदर डाटा चेंज करूं, फिर दोबारा इंक्रिप्ट करूं और फिर उसे सेव करूं। ये काम लंबा है, ये पुरानी टेक्निक। अब नहीं है ये होमोफोरिक इंक्रिप्शन। ये क्या करती है कि इंक्रिप्टेड डाटा के अंदर ही अपडेट करने का ऑप्शन आपको देती है। आपको पहले सारा डाटा डिक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपल जो डाटा इंक्रिप्ट कर अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करें, वो खुद ब खुद जो है अंदर ही इंक्रिप्टेड डाटा के अंदर ही चीज अपडेट हो जाएगी। इस चीज को होमोफोरिक इंक्रिप्शन कहा जाता है। is a form of encryption that allows computation to be performed directly on encrypted data without needing to decrypt it फर्स्ट। उसे डिक्रिप्ट करने के बगैर ही आप उसके अंदर डाटा चेंज कर सकते हैं। The result of the computation when decrypted matches the result of the same computation if I had been performed in the raw data, for example, blah blah blah। सिंपल सी बात है कि आप पुरानी टेक्निक क्या थी, अगर आपने डाटा इंक्रिप्ट करके रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ चेंज करना है, तो पहले उसे नॉर्मल फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर चेंज करके दोबारा इंक्रिप्ट करके आपको सेव करना। रिसेंट टेक्नोलॉजी में होमोफोरिक इंक्रिप्शन है, ये क्या करती है, डायरेक्टली आप इंक्रिप्टेड डाटा के अंदर ही चेंज करते हैं, आपको डिक्रिप्ट करने की जरूरत है। उसके बाद फेडरेटेड लर्निंग, जो चीज मैंने अभी बताई, मशीन लर्निंग। देखें कुछ चैटबॉट्स मार्केट के अंदर मौजूद है, कौन कौन से आपने यूज भी किए हुए हैं, एआई वाले, चैट जीपीटी, जेमिनी, मेटा, कोपायलट, ग्रॉक, ये मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म। डिप्सिक, ये प्लेटफॉर्म जनरल चैटबॉट है, मतलब इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड उस तरह से नॉलेज नहीं, इनके पास सारा नॉलेज है, ये अभी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये बड़े लेवल के चैट, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे लेवल के भी चैटबॉट बना सकते हैं जो स्पेशलाइज्ड हो सिर्फ आपकी जरूरत के मुताबिक। जैसे छोटा सा एक चैटबॉट तो हमारे व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर भी मौजूद होता है। आप जैसे व्हाट्सएप बिजनेस पे मैसेज करते हैं कॉलेज को, तो एक वो रिटर्न मैसेज आ नहीं जाता, ऐसी बात है कि नहीं, रिटर्न मैसेज आ जाता है। इसी तरह एक और ऑप्शन भी व्हाट्सएप चैट के अंदर मौजूद होता है, कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स के साथ आप अपने मैसेज एसोसिएट करते हैं। जैसे
हमसे जो नॉर्मली लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो 20-25 ही होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्यूरीज आती है ना कस्टमर की, वो 20-25 से ज्यादा नहीं। कभी कभी एक्सेप्शनल कोई एक आधा उनका क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होगा, क्लासेस कब स्टार्ट हो रही, टाइम टेबल क्या है, फीस क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, आप कहाँ पे मौजूद हैं, आपकी बिल्डिंग की पिक्चर्स क्या है, मतलब ये 20-25 क्वेश्चन होते हैं। तो हमने क्या किया, उन 20-25 क्वेश्चन के अंदर से कीवर्ड निकाला। जैसे फी का एक कीवर्ड, जिसने भी फी पूछनी है तो एक सेंटेंस यूज करेगा, व्हाट इज योर फी या हाउ डू यू चार्ज, या इस तरह की वो चीज पूछेगा। तो व्हाट्सएप क्या करेगा, मैंने फी के साथ एक मैसेज एसोसिएट कर दिया, पूरा अपना फी स्ट्रक्चर। जैसे ही वो मुझे आप मैसेज करेंगे ना जिसके अंदर वर्ड फी होगा, तो व्हाट्सएप को समझ आ जाएगी कि ये बच्चा क्या पूछ रहा है, फी पूछ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो मेरा मैसेज उठा के उसको भेज देगा। ये एआई नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको समझ आने वाला, समझे। सेम इसी तरह हम लोकल लेवल पे अपनी पूरी पूरे चैट बोट्स बना सकते हैं। अभी आ रहे हैं, N8N एक टेक्नोलॉजी आई हुई है, अगर आपने किसी ने नहीं किया तो वो फ्लो चार्ट होते हैं, ये चीज होती है। तो होता क्या है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 20-25 क्वेश्चन एआई को दे देते हैं। और अच्छा, एक असाइनमेंट है, आपने चैट जीपीटी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है जहां पे भी मौजूद है, और पहला क्वेश्चन करना है अपने बारे में, वो इसी ही या अपने किसी दोस्त के बारे में। तो आपको चैट जीपीटी कहेगा आई डोंट, फिर आप उसे बताना कि ये मेरा दोस्त है, ये यहाँ पे रहता है, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, दो चार करेक्टरिस्टिक्स बताओ, ये शोखा है, ये छोटा बहुत है, ये बातें बहुत करता है, लंबी लंबी फेंकता है बैग, ये कंजूस है। उससे गप्पे लगाओ। फिर दोबारा उससे पूछोगे, वो हो सकता है अभी भी कहे कि मुझे आइडिया नहीं, आप उसे कहोगे ये जो मैंने अभी आपको बताया है, आप सेव कर लो इस चीज। तीसरी बार जब पूछोगे ना, वो आपको बताएगा अच्छा आप उसके बारे में बात करते हो, चलो मिले भी छोड़ता है बैठ। क्या हुआ, अब वो सीख गया। तो लिहाजा इस तरह हम क्या करते हैं, सिखाते हैं। और इस सिखाने को क्या कहते हैं, देखिए एक होती है ये लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये जो बड़े लेवल पे ये जेमिनी कर रहा है, चैट जीपीटी कर रहा है, ये मशीन लर्निंग। फेडरेटिव लर्निंग छोटे लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के बस नॉलेज दे दिया जाता है, और वहां पे जो क्यूरीज आती है, कस्टमर कंप्लेंट आती है, वो उनको डील कर रहा है। तो इस चीज को फेडरेटिव लर्निंग कहा जाता है। तो ये नई टेक्निक्स है जो बेसिकली डाटा मैनेजमेंट के अंदर यूज होती है। उसके बाद ड्राइवर फॉर डाटा गवर्नेंस। भाई क्वेश्चन ये है कि इस सारे पंगे की जरूरत क्यों पेश आई, हम डाटा गवर्नेंस कर ही क्यों रहे हैं? हालांकि हमने इस चैप्टर के शुरू में देख लिया था कि देखें, दो वजूहत है। एक हमारी अपनी जरूरत, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत। ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है, डिसीजन के ऊपर। डिसीजन किस पे होते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, डाटा से। तो हमें ये सारा साइकिल क्यों रखना है। एक तो हमारी अपनी मजबूरी थी, दूसरे नंबर पे लॉ भी रिक्वायर करता है, क्योंकि आपके पास जो डाटा होता है वो लोगों का होता है, सेंसिटिव डाटा हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल डाटा हो सकता है। तो उसके लीक होने से कोई ना कोई टेंशन हो सकती है, खतरा हो सकता है। तो लिहाजा एक तो हमारी अपनी जरूरत थी, और दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से भी रिक्वायरमेंट। तो इस वजह से हमें डाटा गवर्नेंस करनी पड़ी, लेकिन इसकी और भी कई वजूहत थी। तो ये नीचे ड्राइवर्स फॉर डाटा गवर्नेंस का मतलब क्या है, व्हाई वी हैव टू डू डाटा गवर्नेंस, और व्हाई ऑर्गेनाइजेशन डू डाटा गवर्नेंस। क्या रीजन थी, क्या वजूहत थी। पहली चीज, डाटा सेंट्रिक बिजनेस मॉडल। कि आज के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डिपेंडेंसी डाटा के ऊपर बहुत बढ़ गई है। जैसे कोका कोला का नाम सुना, कब की है ये कंपनी, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, अराउंड सेंचुरी कह सकते हैं। अमेजोन सुना, कब की है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 20-30 साल होगी पुरानी, 2000 में, 90s में आई होगी सामने। इन दोनों में से आज की डेट पे देखें, बिजनेस का वॉल्यूम बड़ा किसका है, रेवेन्यू निकालें किसका कितना रेवेन्यू। कोको कोला रेवेन्यू फॉर 2025, और Amazon रेवेन्यू फॉर 2025। 25 अवेलेबल ना हो तो 24 देख लीजिएगा, करें जरा। हाँ जी, कोको कोला कितना बिजनेस है, और Amazon का 630 मिलियन, बिलियन। क्यों Amazon, वजह डाटा और टेक्नोलॉजी। तो आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस डाटा के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, और ज्यादातर उनका बिजनेस शिफ्ट ही डाटा के ऊपर हो गया। तो लिहाजा इसी वजह से भी उनको डाटा को सिक्योर या सेव रखना लाजमी जरूरी है।
उसके बाद इंटरप्राइज वाइड डाटा क्वालिटी एंड मास्टर डाटा मैनेजमेंट, इंश्योरिंग कंसिस्टेंट डाटा क्वालिटी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। डाटा मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ताकि तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा जो डाटा हो वो सिस्टमेटिक हो, मतलब डुप्लीकेशन ना हो, बीच में इनकंसिस्टेंसीज ना हो, बीच में एक एक शख्स से दो दो आईडी कार्ड नंबर सेव ना हो। तो इस चीज को इंश्योर करना। मास्टर डाटा से मुराद वो मेन डाटा फाइल जिसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का तमाम और हर तरह का डाटा मौजूद होता है। देखें, अकाउंटेंट के पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर कौन सा डाटा होगा? अकाउंटेंट जो कंप्यूटर, अकाउंटिंग का डाटा होगा, ऐसी बात है। एचआर वाला जो कंप्यूटर है उसके पास कौन सा डाटा होगा? एचआर का होगा। सेल्स वाले के पास सेल्स का होगा। परचेज वाले के पास परचेज का होगा। क्या ये सारा डाटा हर किसी के अपने अपने सिस्टम के ऊपर पड़ा होगा, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेन है उसको किस चीज का डाटा चाहिए? उनको क्या सिर्फ किसी एक चीज का डाटा चाहिए? उन्हें सारा डाटा चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, तमाम डाटा को किसी एक मेन फाइल सर्वर के अंदर रखा जाता है ताकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सारा डाटा एक्सेस करके उससे रिपोर्ट बना सके। तो जो मेन फाइल है जिसके अंदर सारा डाटा, हर डिपार्टमेंट का हर तरह का स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डाटा मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं? मास्टर डाटा। क्लियर है? किधर गया भाई? उसके बाद मास्टर डाटा मैनेजमेंट, इसके लिए भी आपने पॉलिसीज बनानी है, प्रोसेस बनाने हैं और टूल्स बनाने हैं। बिग डाटा मैनेजमेंट, बिग डाटा का मतलब बहुत बड़ा डाटा, वैरायटी का डाटा। इसके ऊपर हम अगर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। स्टैंडर्ड्स फॉर एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, समझे? अपडेट होना। क्रिएटिंग स्टैंडर्ड दैट इनहेंस द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस सच एज मर्जर एंड एक्विजिशंस। आप अपने पास डाटा को इस तरह मैनेज करें, मास्टर डाटा को, ये डाटा को ऐसे मैनेज करें कि वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि जब जब जैसे मर्जी आपको जरूरत हो उसमें से उस तरह की रिपोर्ट आप एक्सट्रैक्ट कर सकें। Agility is the context of technology and data refer to an ability to quickly adopt to the changes, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। समझा गई कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी फ्लेक्सिबल है। सेल्फ बिजनेस इंटेलिजेंस, यार ये क्या हो रहा है वैसे? सेल्फ बिजनेस सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस improve business used to perform data analysis independently of IT, necessitating clear governance to ensure data reliability. SSI SSBI allows business user to independently access and analyze data using tool like Power BI or Tableau. Organization enabled by this guaranteeing controlled access to database through role based access control। देखिए, आपके पास मास्टर डाटा के अंदर फाइल पड़ी है, सारा डाटा पड़ा। सेल वाले को उसमें से सिर्फ किस डाटा की एक्सेस होनी चाहिए? सेल्स की। लेकिन एक्सेस लेनी किसने उससे, कहां से लेनी है? अच्छा, अब सेल डिपार्टमेंट में भी सारे लोग एक ही लेवल के होंगे? कैशियर होगा, सुपरवाइजर होगा, मैनेजर, इन सबको भी सारे डाटा की एक्सेस होनी चाहिए पूरे सेल्स की? नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक एक्सेस होनी चाहिए सबको। ये भी मेटा डाटा डाटा मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है। सेल्फ सर्विस बेस्ड इंटेलिजेंस के भाई, आपके कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि किस शख्स को सिर्फ कितनी हमने एक्सेस देनी है ताकि उसको उसके रोल के हिसाब से डाटा की एक्सेस मिले, ना कि कंप्लीट डाटा को हर बंदा एक्सेस कर रहा हो। अगर कंप्लीट डाटा को हर बंदा एक्सेस कर लेता है तो फिर एक तो आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, उसके अंदर चेंज कर सकता है, उसे यूज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, खराब कर सकता है। तो ग्रांटिंग, तो सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है? यूज ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर है टू ग्रांट लिमिटेड एक्सेस एज पर मैनेजमेंट पर्सनल रोल्स। समझ आ गई? सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है? ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं, जैसे पावर बीआई और इस तरह की एनालाइज करने वाले टूल हैं। ये वो टूल्स हैं जिनसे क्या होते हैं, जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके रोल के हिसाब से उनको डाटा एक्सेस किया जाता है। प्रोवाइडिंग अ सेमेंटिक लेयर विद बिजनेस फ्रेंडली मैट्रिक्स। सेमेंटिक का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल रिलेशन मेंटेन करना, लॉजिकल एक्सेस मेंटेन करना, ये सारे का। इंश्योरिंग डाटा रिलायबिलिटी थ्रू डाटा गवर्नेंस एंड ऑडिटिंग। रिस्ट्रिक्टिंग सेंसिटिव डाटा एक्सेस यूजिंग क्लासिफिकेशन पॉलिसीज, हमने ऊपर देखी हुई है पिछले चैप्टर में, क्लासिफिकेशन के मॉडल्स देखे थे। तो लिहाजा ये काम भी डाटा गवर्नेंस के अंदर क्योंकि जरूरी है, इन इन चीजों का होना जरूरी है, इसलिए हम डाटा गवर्नेंस करते हैं। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है। ऊपर वाले वॉलंटरी थे, अब ऊपर वाले क्यों कर रहे थे? ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो बेनिफिट अचीव करना चाहती है वो अचीव कर सके। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्यों हमने लाजमी फॉलो करनी है? बाय लॉ रिक्वायरमेंट। ऑपरेशनल बीआई एंड एडवांस एनालिटिक्स, हाँ आपके पास रियल टाइम डाटा एनालिसिस टूल होते हैं जो रियल टाइम पे डाटा एक्सेस करके आपको उसमें से रिपोर्ट जनरेट करके दे रहे होते हैं। ये आपने कभी देखी हो जो कैंडल्स स्टॉक एक्सचेंज की? तो वो रियल टाइम डाटा ही उठा रही होती है।
वो टूल उसी वक्त रियल टाइम ही डाटा उठा के उसके ऊपर रिपोर्ट्स बना के आपको दे रहा होता है। और अगर रियल टाइम पे डाटा ही सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो रहा तो क्या वो आपको सही मिलेंगी रियल टाइम रिपोर्ट्स? नहीं। तो लिहाजा इसलिए डाटा गवर्नेंस होनी चाहिए ताकि रियल टाइम पे भी जो काम हो रहे हो वो एक्यूरेट हो जाए। सोशल मीडिया एंड 360 कस्टमर व्यू, अब तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर सोशल मीडिया में शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से डाटा के सोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको डिफरेंट जगह से फीडबैक, रिव्यूज, व्यूज, सेल्स, कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक लंबा चौड़ा डाटा अरेंज करना पड़ता है। स्टैंडर्डाइज्ड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, तो ये बेसिकली वो रीजंस थी जिसकी वजह से हमें डाटा गवर्नेंस लाजमी करनी होती है। डाटा गवर्नेंस करते हुए चैलेंजेस क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल रजिस्टर। पहली चीज तो है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे लोग सबसे ज्यादा चेंज को ही रजिस्टर करते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आए। तो लिहाजा एक रेजिस्टेंस आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि लोगों को अपने साथ मिलाएं, उन्हें फायदे बताएं, उन्हें नुकसान बताएं, उनको अपने साथ कन्विंस करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। ओके बेटा, मरियम आवाज क्लियर नहीं है, मे भी हो सकता है नेट का इशू हो कोई, आपका या मेरा। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी लेकिन काश करें कैंपस ही आ जाए। Acceptance and communication. Gaining acceptance across the organization require effective communication. तमाम लोगों को इस चीज पे एग्री करना कि हम अपना सारा कुछ डाटा को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, गवर्नेंस लेके आ रहे हैं, तो ये भी एक मुश्किल काम है। बजट्स एंड स्टेक होल्डर बाय, ठीक ठाक आपका इसके अंदर पैसा आता है। कन्विंसिंग स्टेक होल्डर ऑफ द नीड फॉर डाटा गवर्नेंस प्रोग्राम कैन बी डिफिकल्ट स्पेशली व्हेन बजट्स आर टाइट। जब बजट बहुत टाइट हो और आपको एक कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही हो तो स्टेक होल्डर्स, ओनर्स और इन लोगों को कन्विंस करना कि डाटा मैनेजमेंट जरूरी है, बहुत मुश्किल काम होता है। और कम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ये जब हम आगे जाएंगे डीबीएमएस पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि बेसिकली डाटा गवर्नेंस को अप्लाई करना इतना आसान काम नहीं होता। डाटा मॉडल्स बनाना, डाटा को स्टोर करना, उनके रिलेशंस, टेबल्स, हायरार्कीज क्रिएट करना बड़ा लंबा चौड़ा काम है और इसके अंदर ठीक ठाक टाइम लगता है और कॉस्ट भी इन्वेस्ट होती है, जिसकी वजह से नॉर्मली लोग डाटा गवर्नेंस की तरफ नहीं जाते। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो हमें डाटा गवर्नेंस में फेस करने पड़ते हैं। डाटा गवर्नेंस के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, या कौन कौन सी चीजें जो है वो आपके डाटा गवर्नेंस को सपोर्ट करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती है? नंबर वन, सिक्योर एग्जेक्टिव स्पॉन्सरशिप एंड टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। अगर टॉप मैनेजमेंट डाटा गवर्नेंस को सीरियस नहीं ले रही तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा गवर्नेंस को सीरियस नहीं लेगा। टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड जो है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए टूवर्ड डाटा गवर्नेंस। एस्टैब्लिश डाटा गवर्नेंस स्ट्रेटजी एंड रोड मैप। रोड मैप बनाए, लोगों को प्लान्स दें, अपने विजन बनाएं, गाइडलाइंस दें, की डाटा डोमेन्स और ये सारी पॉलिसी स्टैंडर्ड्स और सारा कुछ बना के लोगों को, जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको इन्फॉर्म करें कि हमें किस तरह से ये डाटा गवर्नेंस को अचीव कर सकते हैं, उससे हमें क्या फायदे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होंगे, पर्सनल लेवल पे एम्प्लॉयज को, लोगों को क्या बेनिफिट होंगे। तो ये सारा कुछ भी आपने बनाना होता है। और स्टार्ट स्मॉल विद पायलट प्रोजेक्ट। आप ऐसे ही ना करें कि एक ही दिन ही सारी डाटा गवर्नेंस शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता टेस्टिंग के तौर पे, पायलट प्रोजेक्ट्स नॉर्मली टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को कहा जाता है। टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के तौर पे कुछ चीजें पहले आईटी बेस करें, फिर कुछ करें, फिर उनको परफॉर्म करके देखें, उनके ऊपर क्यूरी करके देखें और उनकी इफेक्टिवनेस को देख के दोबारा से फिर करने की कोशिश। इटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन, ट्रीट डाटा गवर्नेंस एज एन ऑन गोइंग इटरेटिव प्रोसेस, मतलब जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, जो चलता ही रहेगा। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है ये वन ऑफ हो गई, ये अब होनी है तो होती ही रहनी। सेट क्लियर टारगेट्स, अपना टारगेट सेट करें कि आपने कब तक डाटा गवर्नेंस अचीव करनी है। प्रायोरिटाइज स्टेक होल्डर एक्सेप्टेंस, लीवरेज एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, यूज एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क लाइक द डाबा। और ये मुख्तलिफ फ्रेमवर्क है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी बनाए हुए। अपना फ्रेमवर्क बनाने से बेहतर है जो लोगों ने ऑलरेडी बनाए हुए उनको यूज करें, क्योंकि वो टेस्टेड है। उनको यूज करके एक बार काम शुरू करें और फिर अपनी जरूरत के मुताबिक उनके अंदर आप अपडेट्स करते जाए। तो ये डामा डेम्बोक डाटा मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप्ड बाय द डाटा मैनेजमेंट एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। दिस कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑनलाइन बेस्ट प्रैक्टिस प्रिंसिपल एंड फंक्शन अक्रॉस ऑल की एरियाज ऑफ डाटा। देखें, फ्रेमवर्क तो आपको बनाना ही बनाना है, या तो आप अपना बना लें, लेकिन वो बड़ा कम्प्लेक्स है, टाइम लेता है। तो बेहतर क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं आप उन्हीं के मुताबिक अपना डाटा गवर्नेंस जो उसको कर लें। ये क्या है? क्रिएटेड बाय द बिजनेस एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर बॉक्स, ये उन्होंने किया था। ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट एंड यूजेज इट्स सपोर्ट स्ट्रैटेजी, मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म या डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं। आप उन्हीं को अप्लाई करके और उनको यूज करके आप अपने आप को डाटा गवर्नेंस में ला सकते हैं। अपॉइंटेड स्किल्ड प्रोग्राम मैनेजर, उन कामों के लिए जो मैनेजर रखे हैं वो स्किल्ड होने चाहिए।
इवेल्युएटेड एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इवेल्युएट करें, अगर कोई कमजोरियां या कमियां उनको दूर करें। अडॉप्ट डाटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, कंसीडर प्लेटफॉर्म लाइक कैलिब्रा जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं उनको अडॉप्ट करें डाटा गवर्नेंस के लिए, ना कि अपना बनाने बैठ जाएं। एस्टेब्लिश क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डाटा ऑनर्स, डाटा गवर्नेंस, डाटा काउंसिल, मैनेजमेंट, ऑनरशिप, सबकी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आप डिफाइन करें, तब जाके इफेक्टिवली आप डाटा गवर्नेंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन स्टेप, सबसे पहले गोल्स बताएं, लोगों को बेनिफिट बताएं, फिर करंट स्टेट को एनालाइज करें, हम इस वक्त किस स्टेज के ऊपर हैं, फिर लोगों को प्लान दें कि हमने किस तरह स्टेप बाय स्टेप और कहां तक हमने जाना है। सिक्योर स्टेक होल्डर बाय इन, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर को अपने साथ मिलाएं ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो। डिजाइन द प्रोग्राम, इंप्लीमेंट द प्रोग्राम, और फिर उनको मुसलसल मॉनिटर करें ताकि लोग उसके ऊपर अमल कर रहे हैं या उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे डिफरेंट टॉपिक्स थे, किस चैप्टर से रिलेटेड, डाटा गवर्नेंस से। ठीक है, क्लियर है, चीजें समझ आई हैं, इलॉजिकल तो नहीं थी। चल माशाल्लाह, और नोट्स पढ़ रहे हैं साथ साथ। चल आज प्रैक्टिस क्वेश्चन मजीद भी अपलोड होंगे, उनको भी साथ साथ सॉल्व करें। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, असल चीज है क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए, तो फिर आगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया बच्चे, आज के लिए इनफ है इंशाल्लाह, बाकी हम कल करेंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।